नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिबेट इस तरीके की हो रही है कि ये वाला जो डिकेड होना है यानी 2020 से लेके 2031 का जो साल होने वाला है ये डिकेड इंडियन डिकेड होगा। क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये डिकेड में इंडिया जो है वो बहुत तेजी से तरक्की करेगा। एक तरीके से पूरे इंडिया पे ही लोगों की नज़र रहेगी और हर सेक्टर में इंडिया ग्रो करेगा रिलेटिवली बाकी सभी कंट्रीज से ज़्यादा। अब कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और उनके अपने रीजन है। वो सारे रीजन क्या है इनको सपोर्ट इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने वाले भी और इसको अपोज करने वाले भी ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। क्या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो इसके बारे में कहते हैं और क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि ये वाला जो डिकेड होगा वो इंडियन डिकेड होगा, बहुत तेजी से इंडिया ग्रो करेगा। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया काफी मिक्स्ड व्यूज हैं एक्सपर्ट्स के। इसको सपोर्ट करने वाले भी हैं, इसको अपोज करने वाले भी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको सपोर्ट किया है और ऐसे ही बाकी भी बहुत से एक्सपर्ट जो हैं वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि वाकई ये जो डिकेट है वो इंडियन डिकेट होने वाला। क्या रीजन वो देते हैं? सबसे पहले तो इंडिया की जो हाल में इंडिकेटर्स हैं, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट हो गया, जो इसके करेंसी का रिलेटिवली कम गिरना हो गया और भी रिसेंट के जो इंडिकेटर्स है इंडिया का उसका हवाला देते हुए लोग कहते हैं कि देखो जहां पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसके कंपैरिजन में इंडिया रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्टेबल खड़ा है। आपको पता होगा रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो जीडीपी प्रेडिक्शन है वो 6.9% बताया इस साल के लिए। आईएमएफ का कहना है कि ये 6.8% होगी। वही अगर बाकी कंट्रीज का आप लोग देखो तो यूएसए के लिए ये अराउंड 2% बताई जा रही है 2022-23 के लिए और चाइना के लिए ये अराउंड 3% से थोड़ा ज्यादा बताई जा रही है। तो इन सब का कंपैरिजन भी आप लोग देख सकते हैं कि चाइना और यूएसए से लगभग 3 गुना ज्यादा इंडिया की ग्रोथ रेट होने वाली है इस साल को। और नेक्स्ट साल के लिए भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी वो 6.6% से ज्यादा की होगी। वर्ल्ड बैंक का ऐसा कहना है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आज इंडिया की जीडीपी जो 3.5 ट्रिलियन की है वो 2031 में हो जाएगी 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। और एस&पी ग्लोबल का कहना है कि इसी टाइम में 2021 से लेकर 2030 तक इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है एवरेज ईयर वाइज वो होगी 6.3%। ब्लूमबर्ग इसको थोड़ा ज्यादा बताता है। ब्लूमबर्ग कहता है कि नहीं 7.6% की इंडिया की ग्रोथ रेट होगी 2026 तक। और अर्ली 2030 में ये कहता है कि 2030 के बाद जो कुछ साल होंगे शुरुआत के उसमें ये होगी 8.3% तक। ये सब जो इंडिकेटर्स हैं, ये डाटाज हैं या फिर प्रिडिक्शन कह लीजिए जो है, इनके दम पे बोला जाता है कि ये जो डिकेड होने वाला है इसमें वाकई में इंडिया रॉक करने वाला है। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो रिसेंटली के सालों में गवर्नमेंट ने उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है कि ये बिजनेसेस जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। कैसे? जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपके यहाँ पोर्ट्स अच्छे होंगे, आपके यहाँ से जो एक्सपोर्ट करना हो गया वो आसान होगा, तो जाहिर सी बात है जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो आके अपना प्लांट आपके यहाँ लगाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही यही होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पैसा स्पेंड करना। कोई भी चीज जो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करे उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट ने कोई पोर्ट बना दिया, कोई पुल बना दिया, हाईवे बनाया, तो ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सब चीज जो है तुरंत रिटर्न देना शुरू नहीं करती लेकिन लॉन्ग टर्म में इनसे काफी साल तक फायदा होता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब चीज अपने आप बिजनेस अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये सिग्नल भी करती कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो एटलीस्ट स्टेबल है। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है उसका शॉर्टफॉल नहीं है, जो उसका रेगुलर का काम है उसमें कोई कमी नहीं है। उसके बाद वो एक कदम आगे बढ़ के अब कैपिटल एक्सपेंड करने के लिए एक्वायर कर रही है। आप लोग अपने एग्जाम्पल से समझो। आप लोग ने मान लो कमाना शुरू किया तो पहले तो आप लोग अपना डेली का खर्चा निकालोगे ना, आप लोग के खाने पीने का, कपड़े वपड़े जो हो गए उसका खर्चा आप लोग देखोगे। उसके बाद जब ये सब चीज करने के बाद आपके पास पैसा बच जाएगा और काफी टाइम तक ये पैसा बचता रहेगा महीने में, तो इसको आप मिला के फिर कहीं घर खरीदोगे या फिर कोई बड़ा ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे। ऐसा तो नहीं है डेली का खर्चा रोक के यानी कि खाना पीना छोड़ के आप लोग सीधे घर खरीदने के सोचोगे। तो ये चीज होता है जो डेली का खर्चा हो गया आपका वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो घर खरीदना हो गया या फिर कार वगैरह खरीदना हो गया ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही ये चीज सिग्नल करती है कि गवर्नमेंट के पास जो उसका रेवेन्यू है उसमें कोई शॉर्टफॉल नहीं है और गवर्नमेंट भी स्पेंड कर रही है। ये भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस देती है जो बिजनेसमैन होते हैं उनको। अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने 20% इन्वेस्टमेंट जो है वो किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में टोटल बजट का। और इसके अलावा एक और पॉजिटिव न्यूज ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है हम लोग का वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर बढ़ रहा है। हाल में ही टाटा ने कमिट किया है कि 90 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंड करेंगे 2023 से लेकर
2027 तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो लोग आपस में गवर्नमेंट के साथ ये लोग शेयर कर लेंगे। इसके अलावा एक और जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है हमारा जो मैसिव साइज ऑफ पॉपुलेशन है उसके लिए कहा जाता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतना है हम लोग का कि हम लोग को बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा रेजिलियंट रहती है ऐसे टाइम पे, जैसे कि कोविड का टाइम हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। रिलेटिवली बाकी कंट्रीज से हमारी जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंट रहती है डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से। इस डिकेड के एंड तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डोमेस्टिक कंजम्पशन हम लोग का होगा, और ये बहुत बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट करेगा हमारी जीडीपी में। इसके अलावा एक आर्गुमेंट फेवरेबल जियोपॉलिटिक्स का होना भी कहा जाता है। दरअसल चाइना से जो है वो कंपनियां छोड़ के जाना चाहती हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में नई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, या फिर चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटेजी है कंपनी की कि हम लोग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन एक और कहीं अल्टरनेटिव रखेंगे कि इन केस किसी वजह से हम लोग को चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने में दिक्कत आने लगी, तुरंत हम लोग का जो दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस पर मैन्युफैक्चरिंग अपना ज्यादा शिफ्ट कर देंगे। तो ये चीज बताई जा रही है कि ये भी इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। चाइना से जो कंपनियां छोड़ के जाना चाहती है वो उसको इंडिया अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और कर रहा है। प्लस चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी जो है उसमें प्लस वन जो है वो इंडिया बन सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे यूएस के साथ चाइना के रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडिया को इससे जो फायदा मिलने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ती जा रही है। आपको अगर याद हो तो रिसेंटली फॉक्सकॉन ने कमिट किया था कि 19.5 बिलियन यूएस डॉलर का ये प्लांट लगाएगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुजरात में। तो ये इसका एक तरीके से साइन है कि फॉक्सकॉन जो कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करती है, चाइना में इसका सबसे बड़ा प्लांट था। हालांकि इंडिया में भी इसका असेंबली प्लांट है, लेकिन चाइना में इसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग था, जो फॉक्सकॉन सिटी ही कहते हैं उसको, वो था। और ये धीरे धीरे अब शिफ्ट कर रही है इंडिया की ओर। इसको भी इंक्लूड किया जाता है उस रीजन में जिसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि ये जो डिकेड होना है ये इंडियन डिकेड होना है। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिसी की तारीफ की जाती है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, जैसे कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव हो गया, गवर्नमेंट की स्कीम जो कि मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव देती है अगर वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ाएंगे तो इंडिया से। तो ये सब कुछ रीजन है जिनके बेसिस पे सपोर्ट किया जाता है इस डिकेड को इंडियन होने के आर्गुमेंट को। मॉर्गन स्टैनली जो है वो एक बहुत बड़ा सपोर्टर है इस चीज का, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके सब सपोर्ट ही करते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम जी जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं पीएम मोदी के, और जोश फेलमैन जो कि आईएमएफ में इंडियन ऑफिस के हेड रह चुके हैं, इनका कहना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इसके अलावा और भी बहुत से क्रिटिक्स है जिसका कहना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि देखो ये जो चीज है ना, ये जो आर्गुमेंट है ये हम लोग सुनते आ रहे हैं 2000 से ही, कि 2000 से लेके 2010 का जो टिकट होगा ये इंडियन टिकट होगा। फिर 2010 से लेके 2020 का जो टिकट है इसको कहा जाता था इंडियन टिकट होगा, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं। साथ ही साथ अगर आप लोग ब्राजील का एग्जांपल लो तो 2000 ऐसा हाइप दिया जा रहा था ब्राजील के लिए कि ब्राजील टेकन ऑफ, लेकिन ये उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं ब्राजील की इकोनॉमी में भी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जो अक्सर प्रिडिक्शन होते हैं वो गलत निकलते हैं, और हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सही हो। और इंडिया के केस में भी ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये जो हाल के इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना, ये सब है बेस इफेक्ट होने की वजह से। यानी कि कोविड आया, कोविड की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा गिर गई कि अब थोड़ा सा भी अच्छा हो रहा है इकोनॉमी में, तो जो परसेंटेज का नंबर है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर आप लोग को पता हो तो जून 2022 में 24.4% तक गिर गई थी हमारी जो इकोनॉमी थी वो, कोविड की वजह से। तो इसके बाद जब इतनी ज्यादा इकोनॉमी गिर गई है तो उसके बाद थोड़ा सा भी रिकवर करेगी तो जो परसेंटेज है वो ज्यादा आएगा। उसके अलावा कहा जाता है कि आज के टाइम को अगर हम लोग 2019 से कंपेयर करें तो 2019 में इंडिया की जो जीडीपी थी आज वो ठीक उससे 7.6% ज्यादा है, और वहीं जो चाइना की जीडीपी थी 2019 में आज वो 13.1% ज्यादा है उस टाइम की चाइना की जीडीपी से। तो भले ही इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो चाइना से ज्यादा हो, लेकिन जो वैल्यू में आप लोग इफेक्ट देखेंगे वो चाइना का ज्यादा है। मतलब ये कि सिर्फ ये बड़बड़ाना बार बार कि हमारी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन है। और डीप में जाके हम लोग को देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए, तब जो असली पिक्चर है वो समझ में आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग फिर से पिछले कुछ सालों की बात करें तो हम लोग को पता है कि पिछले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही नहीं है, और इसका इल्जाम हम लोग देते हैं कोविड-19 पे। लेकिन अगर आप लोग देखो तो कोविड-19 से पहले भी हमारी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन करना शुरू कर चुकी थी। 2019-20 के पहले क्वार्टर में यानी अप्रैल मई जून 2019 इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो थी 4% की, जो कि लोवेस्ट थी 2008-2009 से। तो गवर्नमेंट तो कह देती है, सारा इल्जाम डाल देती है कि कोविड की वजह से इकोनॉमी का ये हाल है,
लेकिन जो रियलिटी है वो ये कि उससे पहले ही हमारे जो कुछ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कह लीजिए या फिर पॉलिसी लेवल पे प्रॉब्लम कह लीजिए, उसकी वजह से जीडीपी डाउन जाने लगी थी। ये कहना कि सिर्फ कोविड की वजह से इकोनॉमी डाउन है, बाकी सब हमारी इकोनॉमी में ठीक है, ये भी गलत है। मुझे याद है 2019-20 का जो टाइम था, कोविड से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे जो कार मैन्युफैक्चरर थे इंडिया में, वो काफी ज्यादा शिकायत कर रहे थे कि उनकी जो कार की सेलिंग्स है वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, और इसका रीजन वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं। तो इस तरीके की चीजें पहले से ही हैं, सिर्फ कोविड पे इल्जाम डालना बहुत ज्यादा गलत है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग ने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1-2 साल का काम नहीं होता, ये सालों साल 20-30-100 सालों तक का काम होता है। तो ठीक है, इस लाइन में अच्छा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, लेकिन अभी भी जो रियल में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, इस चीज को समझना जरूरी है। इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो बिजनेसेस हैं उनको अट्रैक्ट कर पाना अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम की जो बात की जाती है उसमें यह कहा जाता है कि अभी इसका जो रियल रिजल्ट है वो देखना बाकी है, बहुत जल्दी इसमें इसके बारे में कुछ कह देना कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी, ये गलत होगा। सितंबर तक की अगर बात करें तो केवल 15% ऑफ 33 बिलियन यूएस डॉलर जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं पीएलआई स्कीम के अंदर, उन्हीं का कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, और सिर्फ 2 लाख जॉब सितंबर तक इन लोग ने क्रिएट की है, और जो एक्सपेक्टेड था वो था 6 मिलियन जॉब्स का, यानी 60 लाख जॉब का। तो इसलिए अभी टू अर्ली है पीएलआई स्कीम के बारे में कुछ बोलने के लिए। इसे पेंसिया कह देना या फिर कुछ कैसा कह देना, ये चीज गलत होगा। इसके अलावा डोमेस्टिक कंजप्शन, जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, इसमें भी कुछ शॉर्टफॉल्स है। अगर आप लोग देखेंगे तो जो डोमेस्टिक कंजप्शन का बहुत बड़ा शेयर ये आता है स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयड है उनके थ्रू, और जो लो स्किल्ड एम्प्लॉयड वर्कर हैं या फिर जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स है उनका जो शेयर है इसमें वो बहुत ज्यादा कम है। रिसेंटली में जो लो स्किल्ड वर्क उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम हुआ है, जिसकी वजह से इनका शेयर जो है वो और कम हो गया है। तो ये चीज जो है ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड है, जो हाई स्किल्ड एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमारा जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बड़ा शेयर है पॉपुलेशन में वो है अनएम्प्लॉयड और लो स्किल्ड वर्कर्स का, जिनके थ्रू ये कंजम्पशन कम है, जो कि प्रॉब्लम कर सकता है हम लोग को लेटर में। इसके अलावा कुछ लोग का कहना है कि बहुत से लोग इंडियन इकोनॉमी में इसलिए अपना जो कॉन्फिडेंस है वो दिखा रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखें, अगर शेयर मार्केट जो है वो क्लियर प्रिडिक्शन होने वाला होता कंट्री की इकोनॉमी का, तो चाइना का जो शेयर मार्केट पिछले डिकेड में वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर गया होता। जबकि अगर आप लोग देखें तो पिछले डिकेड्स में ये चाइना का जो शेयर मार्केट है ये एक तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया है पूरा। चाइना की कंपनीज की जो इक्विटीज है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है एक तरीके से पूरा। और आज के टाइम में एमएससीआई चाइना इंडेक्स जो है ये 1994 में जो इसकी वैल्यू थी उससे भी नीचे है जब इसका इंसेप्शन हुआ था। वहीं अगर आप लोग इकोनॉमी देखें चाइना की उस टाइम से 1994 से लेके आज तक, तो ये लगभग 10 टाइम्स बढ़ गई है इस टाइम में। ओके, तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से ये कहा जाता है कि ये डिकेड होगा, ये इंडियन डिकेड होगा। जरूरी नहीं है ऐसा हो। ओके, तो ये सब था गाइस इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।